मुझे खेद है कि आपको इंतजार करना पड़ा। यहाँ आपके लिए अगला अध्याय है। अगले दोपहर जिज्ञासा गुरुकुल का मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई एक ही अखाड़े के चारों ओर इकट्ठा था ताकि पहला क्वार्टर फाइनल मैच देख सके। कश्यप बनाम वीर। शीर्ष 10 से शुरू होकर सभी मैच एक ही अखाड़े में आयोजित किए गए ताकि हर कोई अभिजात वर्ग के बीच के टकराव को देख सके। अखाड़े में वीर पूरी तरह से घायल दिख रहा था, उसका वस्त्र छेदों से भरा हुआ था। उसने कश्यप को घूरा, जो थोड़ी दूर पर हाथ में एक लंबी तलवार लिए बेसुध खड़ा था। हालांकि उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं हार गया। ये सुनकर न्यायाधीश चिल्लाया, इस मैच का विजेता कश्यप। अखाड़े के नीचे से जयकारों की एक लहर फूट पड़ी। वरिष्ठ भाई कश्यप अविश्वसनीय हैं। उन्होंने वरिष्ठ भाई वीर को सिर्फ 3 वार में हरा दिया। वरिष्ठ भाई कश्यप निश्चित रूप से पहला स्थान लाएंगे। वीर पूरी तरह से हारकर मंच से नीचे उतर गया। उसने इस लड़ाई के लिए एक भारी कीमत चुकाई थी। एक शीर्ष श्रेणी के वज्र रक्षा ताबीज के अलावा वह एक उच्च श्रेणी का रक्षात्मक जादुई शस्त्र भी लाया था। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने थे वे भी मध्यम श्रेणी के जादुई वस्त्र थे। और फिर भी कश्यप के खिलाफ वह केवल 3 तलवार के वार तक चला। वज्र रक्षा ताबीज और उच्च श्रेणी का जादुई शस्त्र दोनों नष्ट हो गए। अखाड़े से ज्यादा दूर नहीं, प्रमोद और वज्र भी लड़ाई देख रहे थे। उन दोनों ने राक्षस जैसे कश्यप को अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना। वज्र, क्या तुम्हें कल के मैच में कश्यप को हराने का आत्मविश्वास है? प्रमोद सबसे पहले बोला, बेशक मुझे है। हालांकि कश्यप अभी एक अजेय शक्ति की तरह दिखता है, देवताओं और बुद्धों को समान रूप से काट रहा है, उसकी कमजोरी पहले ही उजागर हो गई है। वज्र ने आत्मविश्वास से कहा। प्रमोद मुस्कुराया और कहा, तो तुमने भी ध्यान दिया, कश्यप के तीनों तलवार के वारों ने सभी बुनियादी तलवार तकनीकों का उपयोग किया। हर बार बिल्कुल एक जैसा वार। ऐसा लगता है कि उसने विविध धर्म मार्ग अकादमी में केवल एक ही तलवार की चाल सीखी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें कश्यप की कमजोरी का पता लगाने में सिर्फ 3 वार लगे। हालांकि ये तुम्हारे लिए बुरा है, इस टूर्नामेंट का शीर्ष स्थान मेरा है। बोलने के बाद वज्र मुड़ा और चला गया। प्रमोद ने भीड़ में गायब होते हुए उसकी छवि को देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, जैसे ही उसने खुद से सोचा, वज्र, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कश्यप की खड्ग चेतना को रोकने के लिए किस पद्धति का उपयोग करोगे। एक बार जब तुम दोनों घायल और चोटिल हो जाओगे तो चैंपियन का खिताब सीधा मेरे हाथ में आ जाएगा। स्टैंड में महानुभावों ने भी कश्यप की कमियों पर ध्यान दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे इंगित नहीं किया। अभी हर कोई कश्यप को अपने संस्थानों में भर्ती करने के लिए गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ये तथ्य कि कश्यप में खामियां थीं, वास्तव में एक अच्छी बात थी। यह उन्हें उसे आकर्षित करने के तरीके खोजने में एक बढ़त देता था। वापस अखाड़े में क्वार्टर फाइनल जारी रहे। कोई उलटफेर नहीं हुआ। प्रमोद, वज्र और मोहिनी सभी आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच गए। परिणाम ज्यादातर लोगों द्वारा अपेक्षित थे। उनके संबंधित अनुयायियों ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि यह भी तय कर लिया था कि उनके चैंपियनों के फाइनल जीतने के बाद कहां पीना है। जैसा कि कहा जाता है, कुछ खुश होते हैं जबकि अन्य चिंता करते हैं। रसायन संस्थान में गौरव कपूर एक परेशान चेहरे के साथ अपने कुल के पूर्वज के पास पहुंचा। आपका वंशज आपको प्रणाम करता है, पूर्वज। रसायन राज अग्निदेव ने अपने सामने खड़े युवक को देखा, जो अपनी युवावस्था का लगभग एक दर्पण जैसा था, और उनका मन तुरंत हल्का हो गया। तुम आज मुझसे मिलने आए हो, गौरव। क्या तुम सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हो? अपनी पीढ़ी के एक मास्टर रसायनज्ञ के रूप में एक कनिष्ठ को सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ गोलियां देना कोई समस्या नहीं थी। अगर वह इच्छुक होते तो वह लड़के को तब तक गोलियां फेंक सकते थे जब तक कि वह स्वर्ग मूल क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन चूंकि लड़के ने नहीं पूछा, तो बूढ़े पूर्वज ने स्वाभाविक रूप से पेश नहीं किया। आखिरकार एक ग्रीनहाउस में उगाया गया फूल असली हवा और बारिश का सामना नहीं कर सकता था। नहीं, गौरव कपूर ने एक दयनीय भाव के साथ सिर हिलाया। पूर्वज, मैं ये पूछने आया था कि क्या उस कश्यप नामक व्यक्ति के पास सच में टूर्नामेंट में पहला स्थान लाने का मौका है? तुम नहीं चाहते कि कश्यप जीते? रसायन राज अग्निदेव ने अपने कनिष्ठ को थोड़ा हैरान होकर देखा। सच कहूं, पूर्वज, गौरव कपूर ने फिर उसे कश्यप के साथ लगाए गए दांव के बारे में बताया। बस यही? रसायन राज अग्निदेव ने डांटा, ये तो बस कुछ शक्ति मणि है। भले ही तुम सब कुछ नहीं चुका सकते, मैं तुम्हें कुछ चुकाने में मदद कर सकता था। लेकिन तुम अपनी पूरी संपत्ति मेज पर रखने के लिए तैयार रहो। लोग यह नहीं कह सकते कि कपूर परिवार निष्पक्ष खेलना नहीं जानता। गौरव कपूर दंग रह गया। क्या आपका ध्यान बस उसी पर था?
अपने पोते का भाव देखकर रसायन राज अग्निदेव ने एक जानकार मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, हालांकि वह लड़का कश्यप अभी अजेय दिख सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चैंपियनशिप जीतेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वज्र, प्रमोद और मोहिनी ने पहले ही उसकी कमजोरी को देख लिया है। कश्यप के लिए पहला स्थान लाना आसान नहीं होगा। फ्यू, ये सुनकर गौरव कपूर ने एक लंबी राहत की सांस ली। अगर बूढ़े पूर्वज ने भी कहा कि यह मुश्किल होगा, तो कश्यप का शायद कोई मौका नहीं था। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद पूर्वज। ये कनिष्ठ चलता है। जाओ। रसायन राज अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया। अपने पोते को जाते हुए देखकर उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। उसके तुरंत बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक लोमड़ी जैसी मुस्कान दिखाई। अगर वह लड़का कश्यप सच में पहला स्थान लाता है तो मैं ये करूंगा। अगली सुबह बाहरी प्रांगण की भव्य प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहला मैच वज्र और कश्यप के बीच था। लगभग सभी बाहरी प्रांगण के शिष्य यहां इकट्ठा थे, यहां तक कि कुछ भीतरी प्रांगण के शिष्य भी मैदान में दिखाई दिए। स्टैंड में रोहित सहित 9 प्रमुखों के अलावा कई भीतरी प्रांगण के वृद्ध भी मौजूद थे। ये वास्तव में एक ऐसा मैच था जिसने सभी का ध्यान खींचा। रसायन राज अग्निदेव ने मंच पर दोनों को देखा और रोहित की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराए। रोहित, तुम्हें क्या लगता है, क्या कश्यप इसमें से निकल पाएगा? रोहित ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेशक। जब तक कश्यप इसे गंभीरता से लेता है, वज्र को हराना कोई समस्या नहीं होगी। उसके शब्दों ने तुरंत कई ठंडी, क्रोधित निगाहें खींची, जो सभी शरीर साधना संस्थान के वृद्धों से आ रही थीं। रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस वहां बैठा रहा, शांति से अपनी चाय पी रहा था। परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अखाड़े में वज्र ने अहंकार से कश्यप की ओर हाथ जोड़े। भाई कश्यप, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कश्यप ने शिष्टाचार लौटाया। भाई वज्र, कृपया आसानी से जाओ। अभिवादन के बाद न्यायाधीश ने घोषणा की, शुरू करें। क्षण, कश्यप ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाली। तलवार तेजस की एक लहर बाहर फैली। हम्फ, वज्र ने ठंडे लहजे में फुफकारा। एक मजबूत घोड़े की मुद्रा में अपनी जमीन पर खड़ा होकर उसने अपने मुट्ठियों को शुरुआती मुद्रा में उठाया। उसी समय उसके चारों ओर प्रकाश का एक सुनहरा अवरोधक दिखाई दिया। धड़ाम, सिर्फ एक तलवार का वार और वज्र का स्वर्ण घंटा अवरोधक टूट गया। उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। जैसे ही तलवार तेजस उसके शरीर पर वार करने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक सुनहरे प्रकाश का विस्फोट अचानक उसे फिर से ढक लिया, जिससे तलवार तेजस मुड़ गया। फिर से वही चाल। कश्यप बुदबुदाया और उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई। क्षण क्षण, 2 और तलवार के वार गिरे, लेकिन वज्र पर सुनहरा प्रकाश बरकरार रहा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कश्यप, मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। अतुलनीय मुष्टि। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अचानक दोनों मुट्ठियों को आगे फेंका। एक भयानक शक्ति बाहर निकली, सीधे कश्यप के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर गरजती हुई। यह क्या बकवास है? वह अभी कौन सी तलवार तकनीक थी? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर। ये चाल 10,000 तलवारों की वापसी, सुंदर और भयंकर दोनों थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। स्टैंड में विभिन्न संस्थान प्रमुखों ने सबसे पहले तलवार सम्राट की ओर अपनी आंखें घुमाईं। ये देखकर कि बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर पूरी तरह से हक्का बक्का भाव था, उन सभी ने अपनी आंखें रोहित की ओर मोड़ लीं। फूश। रोहित ने अपनी कमर से एक तह करने वाला पंखा निकाला और लापरवाही से खुद को हवा देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ये छोकरा अब नाटक कर रहा था। उसके व्यवहार को देखकर महानुभाव तुरंत समझ गए, इस तलवार तकनीक का रोहित से कुछ लेना देना था। आनंद तलवार सम्राट ने रसायन राज अग्निदेव को एक सूक्ष्म नजर दी। बाद वाले ने तुरंत संदेश समझ लिया और पूछा, रोहित, वह 10,000 तलवारों की वापसी सच में तुम्हारी विविध धर्म मार्ग अकादमी की अंतिम तकनीक है? ये बूढ़ा व्यक्ति ने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि विविध धर्म मार्ग अकादमी के पास ऐसी कोई तकनीक हो सकती है। आखिरकार विविध धर्म मार्ग अकादमी जिज्ञासा गुरुकुल के भीतर 10,000 साल से अधिक समय से शांत थी। अगर उनके पास सचमुच इस स्तर की कोई तकनीक होती, तो दूसरों को इसके बारे में पता नहीं चलता और संस्थान ऐसी स्थिति में नहीं आता। इसलिए वे यह मानने के लिए अधिक इच्छुक थे कि यह कश्यप का व्यक्तिगत सौभाग्य था। आखिरकार प्रतिभाएं ऐसी ही होती थीं, अचानक से अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त करना। रोहित मुस्कुराया और बोला, कुछ हद तक। क्या मैंने पहले उल्लेख नहीं किया था कि मैंने उस लड़के कश्यप के लिए एक तकनीक बनाई थी? वह यही 10,000 तलवारों की वापसी है। बुरी नहीं है ना?
जैसे ही उसने बात पूरी की, महानुभावों का पूरा समूह शांत हो गया, अविश्वास से अपनी आंखों से रोहित को घूर रहा था। पहले उनमें से किसी ने भी रोहित के दावे को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार हर प्रमुख संस्थान की अपनी शीर्ष स्तरीय विरासतें थीं। रोहित, जिसके पास साधना भी नहीं थी, अगर संयोग से उसने कोई तकनीक बना भी ली, तो यह उनके संस्थानों की विरासतों से तुलना नहीं कर सकती थी। लेकिन कश्यप ने अभी अभी जो 10,000 तलवारों की वापसी प्रदर्शित की थी, वह निश्चित रूप से एक संरक्षक स्तर की तकनीक के बराबर थी। तुम छोकरे, तुमने ये कैसे सोचा? रसायन राज अग्निदेव ने पूछा। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। एक कहानी की किताब से प्रेरित हुआ और मौके पर ही बना दिया, रोहित ने गंभीरता से जवाब दिया। फैंग्यून एक मनहुआ था, इस दुनिया में वह एक कहानी की किताब थी। कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। महानुभाव सभी रोहित को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उनके चेहरे पर बस एक ही भाव था, हमें विश्वास नहीं है। रसायन राज अग्निदेव चिड़चिड़ाकर बुदबुदाया, ठीक है, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते तो ये तुम्हारा काम है। कम से कम ये समझाओ कि तकनीक क्या करती है। बेशक, रोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। क्या ये लड़का उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था? विस्तार से बताओ। रसायन राज अग्निदेव केवल उत्सुक थे, वह तलवार तकनीकों का अभ्यास भी नहीं करते थे। रोहित ने अपना गला तर करने के लिए चाय का एक घूंट लिया। इस सर्वोच्च तकनीक की साधना के लिए किसी को पहले अपनी खुद की साधना को खत्म करना होगा। वहीं रुको, रोहित के पूरा करने से पहले ही तलवार सम्राट ने तुरंत बाधित किया। तुम छोकरे, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते तो कम से कम इस तरह की बकवास मत करो। अन्य महानुभावों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि वे सहमत थे। रोहित ने बस उदासीनता से कंधे उचकाए। वरिष्ठ, क्या आप भूल गए हैं कि जब कश्यप मेरी विविध धर्म मार्ग अकादमी में आया था तो वह पहले से ही एक विकलांग था। मैंने उसके लिए जो तकनीक बनाई थी वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डिजाइन की गई थी जिसने अपनी साधना खो दी थी। ये वास्तव में समझ में आता है। रसायन राज अग्निदेव ने सोचा कि तलवार सम्राट बहुत ज्यादा कर रहा था। वह और सुनना चाहते थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इसे काट दिया। आनंद तलवार सम्राट भी बोले, सच में असाधारण लोगों को असाधारण साधना पद्धतियों की आवश्यकता होती है। रोहित, क्या इस साधना तकनीक की कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? हाँ, रोहित ने कहा, इस सर्वोच्च तकनीक की साधना के लिए किसी को तलवार के मार्ग में अत्यंत उच्च जन्मजात प्रतिभा का अधिकारी होना चाहिए। औसत योग्यता वाले किसी भी व्यक्ति के पास 10,000 तलवारों की वापसी में महारत हासिल करने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है। ये सुनकर महानुभावों ने तुरंत रुचि खो दी। वे एक ऐसी तकनीक चाहते थे जिसकी साधना अधिकांश शिष्य कर सकें। ये 10,000 तलवारों की वापसी अभी शक्तिशाली लग सकती है, लेकिन कितने प्रतिभाशाली सचमुच अपनी साधना को खत्म करने के लिए तैयार होंगे ताकि इसमें प्रशिक्षण ले सकें? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नहीं जानता था कि इस तकनीक की ऊपरी सीमा क्या थी। अगर इस तकनीक की साधना केवल स्वर्ग मूल क्षेत्र तक ही की जा सकती थी, तो क्या उनके प्रतिभाशाली शिष्यों को एक बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता? आखिरकार यह एक ऐसी साधना तकनीक थी जिसे साधना के बिना एक नश्वर ने लिखा था। महानुभावों ने अपना ध्यान वापस अखाड़े की ओर मोड़ा ताकि प्रमोद और मोहिनी के बीच अगला सेमीफाइनल देख सकें। पिछले सेमीफाइनल की तुलना में ये सचमुच दिग्गजों का टकराव था। मोहिनी और प्रमोद दोनों ने अपना सब कुछ लगाकर लड़ाई लड़ी। 1 घंटे तक चली एक तीव्र लड़ाई के बाद आखिरकार एक विजेता का फैसला हुआ। प्रमोद मुश्किल से आगे निकल गया और फाइनल में पहुंच गया। हालांकि वह हल्के में घायल नहीं हुआ था। जब उसने कश्यप की भयानक 10,000 तलवारों की वापसी को याद किया तो पहली बार उसके दिल में शक्तिहीनता का भाव जागा। वह तलवार की चाल, उसके वर्तमान स्तर पर वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। अल्पविराम। अगले दिन कश्यप ने बिना किसी संदेह के प्रमोद को हरा दिया। बाहरी प्रांगण भव्य प्रतियोगिता का चैंपियन का खिताब जीता। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रमोद तुरंत अखाड़ा छोड़कर चला गया। उसका भाव खाली और भ्रमित था। एक बार फिर वह कश्यप से हार गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बस स्वीकार नहीं कर सकता था। जैसे ही प्रमोद मैदान से बाहर निकला, एक ठंडी और कठोर आवाज गूंजी। प्रमोद, तुमने मुझे सच में निराश किया है। सिर्फ एक हार और तुमने पहले ही अपना आत्मविश्वास खो दिया है। ये सुनकर प्रमोद ने ऊपर देखा और देखा कि यह कौन था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम्फ। बोलने वाला शस्त्रागार का महावृद्ध था। उसने ठंडे लहजे में फुफकारा और कठोरता से कहा, अभी मुझे गुरुदेव मत बुलाओ। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा, या तो इस मैच को भूल जाओ और भीतरी प्रांगण में साधना करने के लिए मेरे साथ आओ,
समय आने पर तुम निश्चित रूप से कश्यप से आगे निकल जाओगे। या भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने के बाद एक और गुरु चुनो। उन शब्दों पर प्रमोद का भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन उसकी आंखें जल्दी ही दृढ़ हो गईं। ये शिष्य इस मैच को भूलने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब मैं भीतरी प्रांगण में मजबूत तलवार तकनीक सीख लूंगा तो मैं निश्चित रूप से कश्यप को हरा दूंगा। बहुत खूब, शस्त्रागार के महावृद्ध ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। कश्यप की तलवार तकनीक सिर्फ उस विविध धर्म मार्ग अकादमी के प्रमुख द्वारा बनाई गई कुछ चीज थी। यह बाहरी प्रांगण में काम कर सकती है, लेकिन एक बार जब वह भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है तो ये कुछ भी नहीं होगी। तुम दोनों उसी शुरुआती रेखा पर वापस आ जाओगे। ये सुनकर प्रमोद का उदास भाव तुरंत दूर हो गया। दूसरी ओर शिष्यों के जयकारों में नहाने के बाद कश्यप तुरंत अखाड़े में वापस आया ताकि अपने गुरुदेव के साथ मुश्किल से मिली जीत साझा कर सके। लेकिन जिस पल उसने मंच पर कदम रखा, 8 संस्थान प्रमुखों ने एक साथ उस पर नजर गड़ा दी। शिष्य गुरुदेव और सभी वरिष्ठ गुरुजन को प्रणाम करता है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, आनंद तलवार सम्राट ने जवाब दिया। अगर यह पहले होता तो विविध धर्म मार्ग अकादमी का कोई भी शिष्य उन्हें वरिष्ठ गुरुजन कहकर बुलाता तो उन्हें मौके पर ही एक थप्पड़ मिलता। लेकिन जब कश्यप ने ये कहा तो उन्हें यह अप्रिय नहीं लगा। वास्तव में इसने उन्हें उसके थोड़ा करीब महसूस कराया। धन्यवाद वरिष्ठ गुरुजन। प्रणाम करने के बाद कश्यप सीधे रोहित के पास गया। गुरुदेव, मैंने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। रोहित ने कश्यप के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। बहुत खूब, आज चलो जिज्ञासा नगर चलते हैं और दिल खोलकर पीते हैं। कश्यप का चेहरा चमक उठा। जैसा आप कहें गुरुदेव। रोहित अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दूसरों की ओर हाथ जोड़े। वरिष्ठों, हम चलते हैं। हम उनमें से किसी ने भी कश्यप को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे भर्ती करना इंतजार कर सकता था। पहले गुरु और शिष्य को अपने आनंद के क्षण का आनंद लेने दो। रात की हवा धीरे धीरे जमीन पर बह रही थी, अपने साथ ठंडक का एक एहसास लेकर आ रही थी। अनेक मार्ग संस्थान के अंदर गौरव कपूर बेचैनी से बैठा था। बगल में बैठे रसायन राज अग्निदेव की ओर बार बार देख रहा था। पूर्वज, क्या आपने नहीं कहा था कि हम आज रात अनेक मार्ग संस्थान उस मामले को सुलझाने आए हैं? यहाँ कोई क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भनक लग गई और वे जल्दी भाग गए? रसायन राज अग्निदेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने वंशज पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ देखते हुए। क्या तुम अपनी बात खुद सुन सकते हो? तुम हो जिसने पैसे उधार लिए हैं। रोहित और अन्य क्यों भागेंगे? गौरव कपूर। कुछ देर के लिए अनेक मार्ग संस्थान के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद बाहर से आंगन में कदमों की आहट सुनाई दी। रोहित और कश्यप चांदनी में कदम रखते हुए अंदर आए। वरिष्ठ अग्निदेव, आप यहाँ कैसे? उस रात रोहित ने खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, लेकिन वह नशे में नहीं था। जब उसने आंगन में इंतजार करते लोगों को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या रसायन राज अग्निदेव यहाँ कर्ज से बचने आए हैं? रसायन राज अग्निदेव ने उन दोनों पर एक नजर डाली और कहा, सच कहूं, ये बूढ़ा व्यक्ति आज रात 2 मामलों के लिए यहाँ आया है। कृपया बोलें वरिष्ठ। रोहित आगे बढ़ा और उनके सामने बैठ गया। कश्यप चुपचाप रोहित के पीछे खड़ा हो गया। पहला मामला कश्यप और मेरे इस अयोग्य कनिष्ठ से संबंधित है। मैंने सुना है कि कश्यप ने गौरव के साथ एक बड़ा दांव लगाया था। रसायन राज अग्निदेव शांति और धीरे धीरे बोले। ये सुनकर रोहित ने अपनी थोड़ी सहलाई और अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। वरिष्ठ, क्या आप कर्ज से मुकर रहे हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ? रसायन राज अग्निदेव ने जवाब दिया, क्या मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति दिखता हूँ? ये कहते हुए वह गौरव कपूर की ओर मुड़े। गौरव, तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति मणि है सब सौंप दो। गौरव कपूर को उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना पूर्वज उसे अपनी पूरी संपत्ति सौंपने के लिए कहेगा। पूर्वज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तुम्हारे पास कितना है? रसायन राज अग्निदेव ने पूछा। मेरे पास सिर्फ 5 लाख हैं। अगर आप मुझे बेच भी दें तो भी बाकी की भरपाई नहीं होगी। गौरव कपूर दुखी दिख रहा था। यहाँ आने से पहले वह ये सुनकर बहुत खुश था कि उसका पूर्वज उसकी समस्या को हल करने में मदद करेगा। उसने अपनी शक्ति मणि भी नहीं छिपाई थी, वे सभी उसके छल्लों और थैलियों में जमा थीं। सब सौंप दो। रसायन राज अग्निदेव का लहजा सख्त था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, गौरव कपूर को अपनी भंडारण पोटली और छल्ले उतारकर एक एक करके मेज पर रखने पड़े। रसायन राज अग्निदेव ने कहा, रोहित, कृपया राशि की जांच करें। रोहित ने हल्के से सिर हिलाया। शिष्य, मेरी मदद करो। समझ गया। कश्यप ने मेज पर रखी भंडारण थैलियों और छल्लों की जांच करना शुरू कर दिया। एक पल बाद
उसने बताया, गुरुदेव, इन वस्तुओं में 5 लाख निम्न श्रेणी की शक्ति मणि हैं। इसके अलावा कुछ गोलियां, जादुई कलाकृतियां और अन्य चीजें भी हैं, लेकिन सब मिलाकर भी ये 10 लाख के लायक नहीं है। रोहित ने सुनकर कहा, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ इस समस्या को कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? रसायन राज अग्निदेव मुस्कुराए। ये हमें दूसरे मामले पर लाता है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको वह शर्त याद है जो हमने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लगाई थी? बेशक, अगर कश्यप ने बाहरी प्रांगण भव्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया तो आपका रसायन संस्थान प्रशिक्षण के लिए हमारे अनेक मार्ग संस्थान में एक शिष्य भेजेगा। रोहित ने इसे साफ साफ सुनाया। बिल्कुल, आज मैं यहाँ सिर्फ शक्ति मणि के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि शिष्य को देने के लिए भी आया हूँ। रसायन राज अग्निदेव का लहजा अचानक बदल गया। गौरव, घुटने टेको और औपचारिक रूप से अपने गुरु को स्वीकार करो। जिस पल उन्होंने ये कहा, पूरा आंगन दंग रह गया। रोहित भी, जो दूसरे लोक से आया था, एक पल के लिए जम गया। गौरव कपूर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वह वास्तविकता पर सवाल करने लगा था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? यह क्या हो रहा है? कश्यप भी शांत नहीं रह सका। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। धड़ाम, रसायन राज अग्निदेव ने देखा कि उनका कनिष्ठ अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ है, तो उन्होंने बस लड़के को घुटने पर लात मार दी। क्या तुमने अभी अभी अपने पूर्वज को सुना नहीं? तभी गौरव कपूर होश में आया। उसने एक जटिल भाव के साथ अपने पूर्वज की ओर मुड़ा। क्या आप मेरी परेशानी को हल करने में मदद करने के लिए यहाँ नहीं आए थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझे बेच दिया है? रसायन राज अग्निदेव की आंखों में क्रोध की एक टिमटिमाहट चमकी, जिससे गौरव कपूर अपनी जगह पर कांपने लगा। वह कई सालों से अपने पूर्वज के साथ था, वह ये कैसे नहीं बता सकता था कि इस बार बूढ़ा व्यक्ति सच में गुस्से में था। अगर उसने बूढ़े पूर्वज का पक्ष खो दिया तो उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भूल जाओ, शिष्य बनना ही सही है। ये शिष्य, गौरव कपूर, गुरुदेव को प्रणाम करता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रसायन राज अग्निदेव ने अपनी भंडारण पोटली से एक चाय का सेट निकाला, उसे मेज पर रखा और एक कप में चाय डाली। रोहित आखिरकार होश में आया। रसायन राज अग्निदेव की सहज, अभ्यास की गई हरकतों को देखकर वह मन ही मन बुदबुदाया। ये बूढ़ा बदतमीज कितना धूर्त है। उसने हाथ बढ़ाया और गौरव कपूर को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। खड़े हो जाओ, गौरव, चाय परोसो। रसायन राज अग्निदेव ने चाय का कप गौरव कपूर को सौंपा। हाँ, श्रीमान। गौरव कपूर ने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने कप को दोनों हाथों से लिया और रोहित को पेश किया। गुरुदेव, कृपया अपनी चाय पिएं। रोहित ने इसे स्वीकार किया और एक घूंट लिया। समारोह पूरा हुआ। रसायन राज अग्निदेव ने घोषणा की। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। क्या शानदार चाल है, एक तीर से 2 शिकार। मैंने रसायन संस्थान और इस छोकरे गौरव दोनों के साथ समस्या को हल कर दिया है। इसके अलावा अब जब गौरव रोहित का शिष्य है तो कर्ज धीरे धीरे वसूलना उसका काम है। मेरा काम हो गया। रोहित ने एक शांत भाव बनाए रखा, न तो खुश और न ही दुखी, लेकिन उसके दिमाग में एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है और 10 साल की साधना प्राप्त की है। अब कुल मिलाकर 30 साल। मुझे आश्चर्य है कि मैं वर्तमान में किस क्षेत्र में हूँ। भले ही उस बूढ़े लोमड़ी अग्निदेव ने मेरे साथ थोड़ा खेला, फिर भी मैं आगे ही रहा। रोहित को अभी भी विचारों में डूबा देखकर रसायन राज अग्निदेव हंसे और कहा, रोहित, मुझे सुबह अन्य मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं और नहीं रुकूंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रोहित खड़ा हो गया। वरिष्ठ, मुझे आपको बाहर तक पहुंचाने दें। बहुत खूब। रसायन राज अग्निदेव गेट की ओर बढ़े। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ याद आया और वे अपनी जगह पर रुक गए। रोहित, आज से गौरव तुम्हारा शिष्य है। उसे तुम अपनी इच्छानुसार सिखाओ। जब तक लड़का मरता नहीं है या विकलांग नहीं होता है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। रोहित ने जवाब दिया, आपके आश्वासन के साथ मैं बहुत अधिक सहज महसूस करता हूँ। चिंता न करें, मैं छोटे गौरव को ठीक से निर्देश देना सुनिश्चित करूंगा। ये पास से सुनकर गौरव कपूर खुद को कांपने से रोक नहीं पाया। वह मूर्ख नहीं था। उसके पूर्वज ने जो अभी अभी किया था, उसके बाद वह जानता था कि अनेक मार्ग संस्थान में जीवन मुश्किल होने वाला है। अलविदा, अपना ध्यान रखें। रोहित ने रसायन राज अग्निदेव को विदा किया, फिर मुड़ा और कश्यप और गौरव कपूर की ओर चला गया। रोहित को कदम दर कदम पास आते देखकर गौरव कपूर ने स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे लिया। रोहित ने इसे देखा और डांटा, छोटे गौरव, क्या तुम उस आधे कदम पीछे हटने के साथ गंभीर हो?
कश्यप ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक तरफ कदम रखा, गौरव कपूर का रास्ता रोक दिया। मैं बर्बाद हूँ, गौरव कपूर ने अपने दिल में चिल्लाया और तुरंत रोया। गुरुदेव, ये शिष्य गलत था। दया करें गुरुदेव, तुम छोकरे, तुम शुरू से ही क्यों हिम्मत हार रहे हो? रोहित ने मूल रूप से इस लड़के को अधिकार का स्वाद चखाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। मुझे वास्तव में तुम्हारा वह विद्रोही रवैया पसंद था। गौरव कपूर, ये गुरु नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? गलतफहमी गुरुदेव, ये सब एक गलतफहमी है। मैं वास्तव में एक बहुत ही सौम्य व्यक्ति हूँ। इस आदमी को इतना डरपोक देखकर कश्यप स्वाभाविक रूप से एक तरफ हट गया। भले ही गौरव कपूर को एक भालू या तेंदुए का साहस दिया गया होता, फिर भी वह अपने गुरु के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाकर आराम करो। इतना कहकर वह सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। कश्यप ने पुकारा, गुरुदेव, आपने अभी तक अपनी शक्ति मणि नहीं ली है। क्या वे तुम्हारी शक्ति मणि नहीं है? रोहित मुस्कुराते हुए वापस मुड़ा। कश्यप ने सम्मानपूर्वक कहा, गुरुदेव, अगर आप नहीं होते तो मुझे इतनी सारी शक्ति मणि नहीं मिलती। कृपया इन्हें मेरी भेंट के रूप में स्वीकार करें। गौरव कपूर ने अपने दिल में गहरी सांस ली। वे मेरी शक्ति मणि हैं। आप सब बस उन्हें मुझे वापस क्यों नहीं दे देते? रोहित ने एक विचारशील भाव प्रकट किया और लापरवाही से एक भंडारण पोटली उठा ली। चूंकि यह तुम्हारी भेंट है, मैं बस थोड़ा सा ले लूंगा। बाकी को अपनी साधना के लिए रखो। धन्यवाद गुरुदेव। कश्यप ने पूरी तरह से अपने गुरु की बात मानी। उसकी आंखों में उसके गुरु जो कुछ भी करते थे, उसके पीछे एक गहरा अर्थ था। रोहित के जाने के बाद कश्यप ने भी पत्थर की मेज से सभी भंडारण पोटलियां और छल्ले इकट्ठा कर लिए। गौरव कपूर ने अब खाली पत्थर की मेज को देखा और अंदर ही अंदर खून रोया। वह कश्यप से थोड़ा सा छोड़ने के लिए कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं की। कश्यप के गायब होने के बाद ही उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। गुरु ने अभी तक उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उसने खाली परिवेश को देखा, दांत भींचे और रात बिताने के लिए बेतरतीब ढंग से एक कमरा चुन लिया। अगली सुबह अपनी सुबह की साधना पूरी करने के बाद कश्यप बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए अपना पुरस्कार लेने के लिए पुण्य भवन गया। जब वह पहुंचा तो प्रमोद और अन्य लोग भी आ रहे थे। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। पुण्य भवन का एक वृद्ध अंदर से बाहर आया। सभी प्रमुख संस्थानों के प्रमुख पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाएं। हाँ श्रीमान। प्रतियोगिता के चैंपियन के रूप में कश्यप ने स्वाभाविक रूप से समूह का नेतृत्व किया। पुण्य भवन में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि 8 प्रमुख संस्थानों के प्रमुख, जिसमें आनंद तलवार सम्राट भी शामिल थे, पहले से ही अंदर बैठे थे। हम संस्थान प्रमुखों को प्रणाम करते हैं। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। आनंद तलवार सम्राट सबसे पहले बोले। धन्यवाद प्रमुख। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, पुरस्कार बाहर लाओ। हाँ श्रीमान। बहुत जल्द पुण्य भवन के कर्मचारियों ने कई बक्से बाहर लाए। अन्य शीर्ष 10 शिष्यों के पुरस्कारों के विपरीत शीर्ष 3 के सामने प्रत्येक के पास एक बड़ा सीना था। खोलने पर प्रत्येक में कई कीमती कलाकृतियां थीं। आप तीनों में से प्रत्येक एक वस्तु को अपने पुरस्कार के रूप में चुन सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के कश्यप ने एक कीमती तलवार चुनी। प्रमोद और वज्र ने क्रमशः एक कीमती तलवार और दस्तानों की एक जोड़ी चुनी। आनंद तलवार सम्राट ने कहा, आगे आप चुन सकते हैं कि आप किस भीतरी संस्थान में शामिल होना चाहते हैं। शिष्यों को यह सुनकर स्पष्ट रूप से खुशी हुई और उन्होंने जल्दी से अपनी पसंद बना ली। लगभग किसी ने भी एक अलग संस्थान नहीं चुना। जल्द ही केवल कश्यप ने अपना फैसला नहीं लिया था। भ्रमित होकर उसने प्रमुखों को देखा और सम्मानपूर्वक पूछा, विविध धर्म मार्ग अकादमी के लिए कोई विकल्प क्यों नहीं है? कमरा तुरंत शांत हो गया। 8 संस्थान प्रमुखों सहित सभी ने अविश्वास में उसे घूरा। क्या यह आदमी तलवार के प्रति इतना जुनूनी है कि यह मूर्ख बन गया है? अभी भी यह उस जीर्ण शीर्ण विविध धर्म मार्ग अकादमी के बारे में सोच रहा है। क्या तुम मजबूत नहीं बनना चाहते? आनंद तलवार सम्राट बोले, विविध धर्म मार्ग अकादमी में कभी भी भीतरी संस्थान नहीं था, इसलिए यह एक विकल्प नहीं है। तुम 8 प्रमुख संस्थानों में से चुन सकते हो। अगर तुम इस बूढ़े आदमी के दिव्य आत्मा संस्थान में शामिल होते हो तो मैं तुम्हें एक पंजीकृत शिष्य के रूप में लेने और एक मुख्य शिष्य का इलाज देने को तैयार हूँ। जब तक तुम स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुँचते हो, मैं औपचारिक रूप से तुम्हें अपना व्यक्तिगत शिष्य मानूंगा और तुम्हें अपने जीवन का सारा ज्ञान दे दूंगा। जब उन्होंने बात पूरी की तो वहां मौजूद लोगों के भाव अलग अलग थे। प्रमोद और अन्य ने कश्यप को ईर्ष्या और जलन के मिश्रण के साथ देखा। इस आदमी को दिव्य आत्मा संस्थान के प्रमुख की नजर क्यों लगी?
अगर वह सच में शामिल हो जाता है तो हमारे बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। लेकिन अन्य संस्थान प्रमुख खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी असंतोष व्यक्त किया। आनंद तलवार सम्राट, तुम गंदा खेल खेल रहे हो, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो। कश्यप, अगर तुम मेरे शस्त्र निर्माण संस्थान में शामिल होने को तैयार हो तो हम तुम्हारे लिए एक कस्टम आध्यात्मिक तलवार बना सकते हैं। तुम सीधे मेरे अधीन एक मुख्य शिष्य के रूप में प्रवेश करोगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। 8 संस्थान प्रमुखों को कश्यप पर हाथापाई करते देखकर अन्य 9 बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्य दंग रह गए। उनके दिमाग में एक सामूहिक विचार आया, वरिष्ठों, क्या हमें सच में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया था? दिल दुखाने के लिए नहीं। प्रमुखों की आवाजें शांत होने में थोड़ा समय लगा। वे सभी प्रतिष्ठा वाले लोग थे और इस तरह की सभा में यह मुट्ठियों पर शब्दों की लड़ाई थी। सभी की आंखें कश्यप की ओर मुड़ गईं, ये देखने के लिए कि वह क्या चुनाव करेगा। कश्यप ने वृद्धों को प्रणाम किया। आपकी तरह तरह की पेशकशों के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। लेकिन कश्यप जीवन भर विविध धर्म मार्ग अकादमी में ही रहेगा। फिर से सन्नाटा छा गया। पुण्य भवन एक स्थिर तस्वीर में बदल गया। सभी ने अविश्वास में कश्यप को घूरा। आनंद तलवार सम्राट सबसे पहले होश में आए और कहा, हमें एक कारण दो। कश्यप ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, वरिष्ठ को सूचित करते हुए, इस शिष्य के लिए गुरुदेव एक दूसरे माता पिता की तरह हैं। मेरे गुरु के बिना आज कोई कश्यप नहीं होता। अगर मैं सिर्फ इसलिए विविध धर्म मार्ग अकादमी को छोड़ देता क्योंकि मैंने बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता जीती है तो यह अनैतिक होगा। जिज्ञासा गुरुकुल स्वर्ग, पृथ्वी, शासक और गुरु के प्रति श्रद्धा पर जोर देता है। निष्ठा और श्रद्धा हर शिष्य की नींव हैं। भले ही संस्थान प्रमुख इस स्पष्टीकरण से असंतुष्ट थे, लेकिन उनमें से कोई भी कश्यप को अन्यथा मजबूर नहीं कर सकता था। आखिरकार कोई भी एक अनैतिक शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। क्या होगा अगर वह भविष्य में तुम्हें धोखा दे दे? आनंद तलवार सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत खूब, लेकिन मुझे पूछने दो, क्या ये तुम्हारा अपना फैसला था या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? वरिष्ठ को सूचित करते हुए, यह मेरा अपना फैसला था। मैंने इस पर अपने गुरु से चर्चा नहीं की। कश्यप ने ईमानदारी से जवाब दिया। चूंकि तुमने अपना चुनाव कर लिया है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का मतलब है कि तुम्हें केवल बाहरी संप्रदाय के संसाधन मिलेंगे। सुनिश्चित करो कि तुम ये समझते हो। आनंद तलवार सम्राट रुके, फिर जोड़ा, बेशक तुम अभी भी वापस जाकर अपने गुरु से बात कर सकते हो। हम तुम्हें पुनर्विचार करने के लिए 1 महीना देंगे। कश्यप ने शिष्टाचार के साथ जवाब दिया, आपकी तरह तरह की पेशकश के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन एक बार जब मैं फैसला कर लेता हूं तो मैं उस पर वापस नहीं जाता। हालांकि संस्थान प्रमुख उसके शब्दों से अप्रसन्न थे, उनमें से किसी ने भी अपना गुस्सा एक शिष्य पर निकालने का इरादा नहीं किया। आनंद तलवार सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब जब आप सभी ने अपने पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं तो अपने अपने संस्थानों में लौट जाओ। हम चलते हैं। सभी ने 8 संस्थान प्रमुखों की ओर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़े। कश्यप जैसे ही पुण्य भवन से बाहर निकला, प्रमोद ने उसका रास्ता रोक दिया। एक भ्रमित भाव के साथ उसने पूछा, क्या बात है? प्रमोद ने अहंकार के साथ कहा, कश्यप, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिरोगे। अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हो। हम्फ, इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकी और जाने के लिए मुड़ गया। वज्र और अन्य लोगों ने कश्यप को एक संक्षिप्त नजर दी, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अंततः जल्दी से चले गए। जिस क्षण कश्यप ने विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का चुनाव किया, वे अब एक ही दुनिया में नहीं रहते थे। भीड़ में केवल वीर ही खुश था। आज उसका मूड एक पेंडुलम की तरह झूल रहा था, लेकिन अंत में चीजें अच्छी रहीं। उसने भीतरी संप्रदाय में प्रवेश कर लिया और कश्यप अब उसके पैरों के नीचे कुचला जाएगा। कश्यप ने प्रमोद के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे विविध धर्म मार्ग अकादमी की ओर चला गया। क्या तुमने सुना? कश्यप ने वास्तव में भीतरी संस्थान में शामिल होने से इनकार कर दिया और विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का चुनाव किया। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे। वह विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने के लिए पागल हो गया होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये खबर सीधे पुण्य भवन से आई है। कश्यप द्वारा 8 संस्थान प्रमुखों को अस्वीकार करने के बाद कहा जाता है कि उन सभी के चेहरे काले पड़ गए। कश्यप बहुत अहंकारी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जिज्ञासा गुरुकुल में, चाहे भीतरी हो या बाहरी प्रांगण, कश्यप के भीतरी संस्थान को अस्वीकार करने की खबर पहले ही हर जगह फैल चुकी थी। खासकर शस्त्रागार के शिष्यों के बीच, जो बस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन जल्द ही हर कोई गुप्त रूप से खुश था। कश्यप जैसे राक्षस के साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा न करने से ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी।
जब मीना ने खबर सुनी तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वरिष्ठ भाई कश्यप ऐसा फैसला क्यों लेंगे। क्या वह अभी भी प्रमुख से नाराज हैं? लेकिन वरिष्ठ भाई कश्यप खुले दिमाग वाले थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगते थे जो द्वेष रखता हो। बार बार सोचने के बाद उसने आखिरकार वरिष्ठ भाई कश्यप को ढूंढने और यह समझने के लिए विविध धर्म मार्ग अकादमी जाने का फैसला किया कि उन्होंने वह चुनाव क्यों किया। थोड़ी देर बाद मीना अपनी तलवार पर अनेक मार्ग संस्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंची। प्रवेश करने से पहले ही उसने वरिष्ठ भाई कश्यप की आवाज सुनी। दयानंद, इस तरह तुम खाल नहीं निकालते। तुम ऐसे जानवर के मांस को फाड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम एक ऐसा व्यंजन नहीं बना पाएंगे जो दिखने, महक और स्वाद में सही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मीना दंग रह गई। वरिष्ठ भाई सच में खाना बना रहे थे। क्या वह नहीं जानते थे कि एक सज्जन व्यक्ति को रसोई से दूर रहना चाहिए? वह संस्थान में चली गई और उसने वरिष्ठ भाई कश्यप और उस गौरव कपूर नामक आदमी को एक हिरण की खाल निकालते हुए देखा। वरिष्ठ भाई, जब कश्यप ने मीना की आवाज सुनी तो उसने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा और मुस्कुराया। कनिष्ठ बहन मीना, तुम सही समय पर आए हो। हमने आज एक वात मृग खरीदा है, तुम्हारे लिए दावत होगी। वात मृग एक प्रकार का राक्षस जानवर था जो अपने स्वादिष्ट मांस के लिए जाना जाता था। हालांकि यह केवल साधना आधार क्षेत्र में था, यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और खतरे की एक तेज समझ रखता था। एक जीवित वात मृग को पकड़ना आसान नहीं था, जिसने उन्हें उसी स्तर के अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक महंगा बना दिया था। वरिष्ठ भाई, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीना ने अपनी आवाज धीमी कर ली। जरूर। कश्यप ने जो कुछ कर रहा था उसे नीचे रखा और गौरव कपूर की ओर मुड़ा। दयानंद, क्या तुम्हें याद है कि मैंने अभी अभी तुम्हें क्या सिखाया था? बस थोड़ा सा। गौरव कपूर को अनेक मार्ग संस्थान में अब 5 दिन हो गए थे। शुरुआत में वह बहुत सतर्क था। हर दिन वह या तो अपने भागने की योजना बना रहा था या अपने गुरु और वरिष्ठ भाई से बच रहा था। लेकिन उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद न तो गुरु और न ही वरिष्ठ भाई ने शक्ति मणि के मामले का उल्लेख किया था। भोजन के दौरान मदद करने के अलावा उसे कुछ और करने के लिए नहीं कहा गया, और किसी ने उसे हर दिन साधना करने के लिए भी मजबूर नहीं किया। गौरव कपूर स्वभाव से एक आलसी था और जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरता था वह साधना थी। अनेक मार्ग संस्थान ने उसे साधना करने के लिए मजबूर नहीं किया, यह एकदम सही था। इसके अलावा समय बिताने के लिए बहुत सारी दिलचस्प किताबें थीं। एक बार जब वह गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह संस्थान छोड़ने और एक लापरवाह जीवन जीने के लिए कह सकता था। इस तरह से सोचने पर अनेक मार्ग संस्थान में आना आखिरकार एक बुरा विकल्प नहीं था। आखिरकार ज्वलंत रसायन राज उसके पूर्वज थे और बाहरी प्रांगण में नंबर 1 व्यक्ति उसका वरिष्ठ भाई था। कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? कश्यप मीना को एक शांत कोने में ले गया। कनिष्ठ बहन मीना, तुम मुझसे किस बारे में बात करने आए हो? वरिष्ठ भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मीना ने बात करते समय कश्यप को ध्यान से देखा। उसके उज्ज्वल और जीवंत भाव को देखकर उसने जारी रखा, आपने भीतरी संस्थान में शामिल क्यों नहीं हुए? कश्यप मुस्कुराया और जवाब दिया, अरे मुझे बस लगता है कि अनेक मार्ग संस्थान में रहने से मैं मजबूत बनूंगा, इसलिए मैंने संस्थान प्रमुखों के निमंत्रणों को ठुकरा दिया। सच में? मीना को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैंने सुना है कि गुरु रोहित के पास कोई साधना भी नहीं है। कश्यप ने उस पर थोड़ी भौहें से कुड़ी। वह जानता था कि यह आम गलतफहमी थी जो लोगों को उसके गुरु के बारे में थी। कनिष्ठ बहन मीना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाहरी लोगों ने नहीं देखा कि गुरु वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम भी अनेक मार्ग संस्थान में शामिल हो सकती हो। गुरु के मार्गदर्शन में मैं गारंटी देता हूं कि तुम 1 साल के भीतर सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंच जाओगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मीना शांत हो गई। वह कश्यप को मनाने आई थी, लेकिन किसी तरह ये कश्यप के उसे मनाने में बदल गया था। आपकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लेकिन मैं अभी शस्त्रागार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ तो बस मुझे बता देना और मैं गुरु से तुम्हें लेने के लिए कहूंगा। कश्यप ने इसे गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में गुरु के पास शिष्यों को लेने के लिए निश्चित रूप से मानक थे, कोई भी शामिल नहीं हो सकता था। गौरव कपूर एक चलती फिरती दवा की बोतल थी, लेकिन वह ज्वलंत रसायन राज द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था। ठीक है, मीना जानती थी कि वरिष्ठ भाई अभी सलाह नहीं सुनेंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मन बदलने के लिए एक अलग तरीका आजमाना होगा। चलो चलते हैं, मुझे खाना बनाने में मदद करो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना रहा हूँ।
कश्यप ने मीना के साथ छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके गुरु के शब्दों में, लोग लोहे हैं, भोजन स्टील है, खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीना भी देखना चाहती थी कि वरिष्ठ भाई का दैनिक जीवन कैसा था। एक पल बाद उसने एक अजीब दृश्य देखा। अनेक मार्ग संस्थान के 3 सदस्य, गुरु और शिष्य, सभी रसोई में खाना बना रहे थे। अगर यह बात बाहर निकल गई तो क्या यह एक हंसी का पात्र नहीं होगा? मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई के लिए इस रहस्य को रखूंगी। कुछ समय बाद एक सुगंधित सुगंध पूरे आंगन में फैल गई, यहाँ तक कि मीना जैसी शांत भी इसे सूंघने पर अपनी लार को गुप्त रूप से निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। कश्यप और गौरव कपूर एक के बाद एक व्यंजन मेज पर लाए। बहुत जल्द एक पूर्ण हिरण की दावत मेज को ढक दिया। गौरव कपूर ने अपने हाथों को रगड़ा। गुरुदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका खाना जिज्ञासा नगर के पवन पैलेस में आध्यात्मिक शेफ से भी बेहतर होगा। कश्यप ने जोड़ा, बेशक, गुरुदेव का खाना मेरे जीवन में देखा गया सबसे अच्छा है। रोहित हंसा, तुम दोनों बाहरी लोगों के सामने मेरी चापलूसी करना बंद कर सकते हो। ये तो बस कुछ है जिसे मैं खाली समय में करता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसने मेज पर बैठी मीना पर एक नजर डाली। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, ये छोटी लड़की स्पष्ट रूप से कश्यप, उसके सबसे बड़े शिष्य के प्रति आसक्त थी। लेकिन ऐसा लगता था कि उसके शिष्य को अभी तक उसकी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। एक गुरु के रूप में वह जोड़ी बनाने वाला नहीं था। क्या वे दोनों एक साथ होंगे, यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर था। जब रोहित ने उसे देखा तो मीना ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। रोहित के बैठने के बाद उसने कहा, चलो खाते हैं। हाँ, कश्यप और गौरव कपूर ने जवाब दिया और मेज पर बैठ गए। तीनों को शुरू करते हुए देखकर मीना ने एक हिरण का मांस का टुकड़ा उठाया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, उसका पूरा शरीर जम गया। ये बहुत स्वादिष्ट था। एक नश्वर व्यक्ति कैसे कुछ इतना स्वादिष्ट पका सकता है? और यह सिर्फ साधारण भोजन नहीं था, ये पवन पैलेस में आध्यात्मिक भोजन का मुकाबला कर सकता था। ऐसा लगता था कि यह गुरु रोहित उतना बेकार नहीं था जितना बाहरी दुनिया दावा करती थी। 1 घंटे बाद हर कोई भरा हुआ और संतुष्ट था। मीना ने सावधानी से पूछा, वरिष्ठ भाई कश्यप, क्या आप प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हैं? कश्यप मुस्कुराया, यही योजना है। 3 से 5 दिनों में मैं नीचे जाऊंगा। मीना ने कहा, वरिष्ठ भाई कश्यप, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? कश्यप ने सिर हिलाया, जरूर, लेकिन तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। ठीक है, मीना ने बिना सोचे समझे सहमति दी। कुछ देर बातचीत करने के बाद कश्यप ने मीना को शस्त्रागार तक पहुंचाया। विविध धर्म मार्ग अकादमी लौटकर उसने रोहित को पाया। उस समय रोहित और गौरव कपूर एक साथ ऋतु और काल पढ़ रहे थे। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? रोहित ने किताब नीचे रखी और पूछा। कश्यप ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, जब तक मैं सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। रोहित हंसा, खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें साधना में कोई समस्या आती है तो तुरंत मेरे पास वापस आ जाना। समझ गया। जवाब देने के बाद कश्यप मुड़ा और चला गया। गौरव कपूर ने कश्यप की छवि को गायब होते देखा और बुदबुदाया, गुरुदेव, अगर वरिष्ठ भाई पहाड़ से नीचे चले जाते हैं तो क्या हम उन्हें कई सालों तक नहीं देख पाएंगे? रोहित ने कहा, इतना लंबा समय नहीं लगेगा। वह निश्चित रूप से 1 साल के भीतर सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इतनी तेजी से? गौरव कपूर हैरान दिख रहा था। आखिरकार कश्यप वर्तमान में केवल साधना आधार के दूसरे स्तर पर था। बेशक, तुम भी उससे सीखना चाहते हो? रोहित ने पलटकर पूछा। गौरव कपूर ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं नहीं, साधना बहुत थकाऊ है और मेरी समझ अच्छी नहीं है। मैं वरिष्ठ भाई जैसा नहीं हो सकता। मैं अपने वर्तमान जीवन से पूरी तरह से खुश हूँ। ठीक है, रोहित हंसा, अगर तुम्हें कभी भी साधना करने का मन करे तो मेरे पास आना। ठीक है। अपने गुरु को इतना खुश देखकर गौरव कपूर ने सावधानी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं थोड़ा मजे के लिए पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ? बेशक तुम जा सकते हो, रोहित ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम पहाड़ से नीचे नहीं जा सकते। बस याद रखना कि अपनी वर्तमान साधना के साथ कम प्रोफाइल रखना। अगर कोई तुम्हें पीटने की कोशिश करता है तो अपने वरिष्ठ भाई का नाम लेना याद रखना। ये सुनकर गौरव कपूर के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। जब वह रसायन संस्थान में था तो उसके चारों ओर अनगिनत लोग मंडराते थे, लेकिन वे लोग सिर्फ उसकी शक्ति मणि की वजह से उसे युवा गौरव कहते थे। जब उसे विविध धर्म मार्ग अकादमी भेजा गया तो वे सभी गायब हो गए। केवल उसके पूर्वज ने ही उसकी सच में परवाह की।
अब उसे 2 और लोग मिल गए थे जो उसकी परवाह करते थे। उसके गुरु और उसका वरिष्ठ भाई। भले ही उन्होंने सिर्फ कुछ दिन एक साथ बिताए थे, उनके शब्दों और कार्यों ने सच में उसके दिल को छुआ। मैं समझ गया, गुरुदेव। मैं बाहर रहते हुए विविध धर्म मार्ग अकादमी के लिए शर्मिंदगी नहीं लाऊंगा। आधे महीने बाद गौरव कपूर ने रोहित को अलविदा कहा और जिज्ञासा नगर की ओर चला गया। जब उसके पास अभी भी पैसा था तो उसके वहां कुछ छोटे व्यवसाय थे। भले ही उसके पास अब कोई शक्तिमणि नहीं थी, वह वहां पहुंचने के बाद जिज्ञासा नगर से उन्हें निकाल सकता था। तब वह फिर से स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए वापस जा सकता था। नहीं, उसे अपने गुरु के लिए भी कुछ दिलचस्प चीजें वापस लानी होंगी। भले ही उसके गुरु को उनकी ज्यादा परवाह न हो, ये फिर भी उसकी कृतज्ञता का प्रतीक होगा। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही खुश होता जाता। आधे घंटे से भी कम समय में वह जिज्ञासा नगर पहुंच गया था। उसका पहला पड़ाव पवन पैलेस था, जहां उसने कुछ शक्तिमणि निकालने की योजना बनाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पवन पैलेस से युवान शुक्सियाओ उससे मिलने आए। युवा गौरव, आप यहाँ कैसे? गौरव कपूर ने एक सख्त चेहरा बनाया। क्या मुझे अब यहाँ आने की अनुमति नहीं है? युवान शुक्सियाओ आनंद के दृश्यों की एक अनुभवी थी, शांत और सुंदर। उसने भाव में बिना किसी बदलाव के जवाब दिया, मैंने अभी अभी सुना है कि आपको अनेक मार्ग संस्थान में पीड़ा सहने के लिए भेजा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहाड़ से बाहर निकलेंगे। ये बकवास किसने फैलाई? मैं बस वहां कुछ दिनों के लिए आराम करने गया था। वैसे मैं यहाँ पिछले महीने के लाभांश लेने आया हूँ, गौरव कपूर ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर युवान शुक्सियाओ परेशान दिखी। सच कहूं युवा गौरव, आपका लाभांश पहले ही युवा विनीत द्वारा लिया जा चुका था। क्या? ये सुनते ही गौरव कपूर गुस्से से भड़क उठा। उसे किसने दिया? पवन पैलेस में शेयरों का मालिक मैं हूँ, युवान शुक्सियाओ ने जल्दी से समझाया। युवा गौरव, युवा विनीत ने कहा कि वह ज्वलंत रसायन राज के आदेश पर आए थे। मैंने मना करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब से वह अब एक भीतरी संस्थान का शिष्य है। गौरव कपूर का चेहरा काला पड़ गया। बहुत अच्छा विनीत कपूर, तुमने मेरे पैसे भी लेने की हिम्मत की। अगर मैंने आज तुम्हें होश में नहीं लाया तो मेरा नाम गौरव नहीं। वह जोर से शाप दिया, फिर युवान शुक्सियाओ की ओर मुड़ा। अगर वह आदमी फिर से लाभांश के लिए आता है तो उसे कुछ मत देना। समझ गई? हाँ। युवान शुक्सियाओ ने गौरव कपूर की पीछे हटती छवि को देखा और बुदबुदाई, यह आदमी अभी भी अपनी जगह नहीं जानता। वह सच में सोचता है कि वह अभी भी ज्वलंत रसायन राज का सबसे पसंदीदा कनिष्ठ है। जितना गौरव कपूर इसके बारे में सोचता उतना ही गुस्सा होता जाता। वह जल्दी से रसायन संस्थान की ओर गया और सीधे भीतरी संस्थान के शिष्यों के क्षेत्र में घुस गया, चिल्लाते हुए, विनीत कपूर, तुम बेशर्म बदमाश, बाहर निकलो। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, कई लोग आंगन से बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि यह गौरव कपूर था तो उनके चेहरे तिरस्कार से भर गए। भीड़ में से किसी ने व्यंग्यात्मक रूप से फुफकारा, खैर, अगर यह हमारे रसायन संस्थान का नंबर 1 बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है। तुम आज भीतरी संस्थान में क्या कर रहे हो? नखरे दिखा रहे हो? ऐसा मत कहो, यह आदमी अब हम में से नहीं है। वह अब विविध धर्म मार्ग अकादमी का एक कीमती शिष्य है। हा। ज्वलंत रसायन राज द्वारा गौरव कपूर को विविध धर्म मार्ग अकादमी में भेजे जाने की कहानी रसायन संस्थान में पहले ही फैल चुकी थी। किसी को भी ज्वलंत रसायन राज और रोहित के बीच की शर्त के बारे में नहीं पता था। बाकी सभी को ऐसा लगा जैसे गौरव कपूर ने कृपा खो दी थी और उसे त्याग दिया गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह तथाकथित बेकार असफल व्यक्ति वापस आकर इतना अहंकारी व्यवहार करेगा। फिर भी किसी ने कोई हरकत नहीं की। वे सभी ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि विनीत कपूर इस अपमान से कैसे निपटेगा। एक पल बाद विनीत कपूर लोगों के एक समूह से घिरा हुआ बाहर आया। भले ही वह केवल साधना आधार के 9वें स्तर के शिखर पर था, कपूर परिवार के एक सीधे वंशज के रूप में उसकी रसायन संस्थान में काफी प्रतिष्ठा थी। यहाँ तक कि कुछ सत्य नियति क्षेत्र के भीतरी शिष्य भी उसे एक नेता मानते थे। विनीत कपूर ने तिरस्कारपूर्वक फुफकारा, ओह, मैं सोच रहा था कि इतना शोर कौन कर रहा है। तो ये तुम हो, एक बेकार टुकड़ा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम्फ। गौरव कपूर ने एक ठंडी फुफकार छोड़ी, तुम बेशर्म बदमाश, तुमने पवन पैलेस से मेरा लाभांश चुराने के लिए किसी को भेजा। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आसपास की भीड़ में तुरंत ही समझ का भाव आ गया तो ये कपूर परिवार की संपत्ति को लेकर इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। तुम्हारे लाभांश का क्या मतलब है? वह कपूर परिवार का पवन पैलेस में हिस्सा है। तुम अब रसायन संस्थान का हिस्सा भी नहीं हो। तुम्हें कुछ भी लेने का क्या अधिकार है? विनीत कपूर का लहजा अचानक बदल गया।
मुझे आज ये साफ करने दो, सिर्फ पवन पैलेस से लाभांश नहीं, बल्कि जिज्ञासा नगर में तुम्हारे सभी शेयर अब से मेरे हैं। जिज्ञासा नगर के मुनाफे का उल्लेख करने पर उसकी आंखें चमक उठीं। जब गौरव कपूर अभी भी उनके पूर्वज का कृपापात्र था तो उसने पारिवारिक व्यवसायों से एक बड़ा हिस्सा लिया। उसके जैसा एक बेकार व्यक्ति कपूर कुल के शीर्ष प्रतिभाओं से भी ज्यादा ले रहा था, ये हमेशा उसे गुस्सा दिलाता था। वे संपत्तियां शुरू से ही उसकी होनी चाहिए थीं। शुक्र है, उनके पूर्वज की आंखें तेज थीं और उन्होंने गौरव कपूर को विविध धर्म मार्ग अकादमी भेज दिया। इससे उसे उन व्यवसायों को कानूनी रूप से विरासत में लेने की अनुमति मिली। हालांकि अधिकांश लाभ कुल को सौंपना पड़ता था, बाकी उसके लिए एक बड़ा राजस्व था। चलो चलते हैं, हम ये पूर्वज के पास ले जाएंगे और उन्हें फैसला करने देंगे। हालांकि गौरव कपूर गुस्से में था, वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह विनीत कपूर को नहीं हरा सकता। उसकी एकमात्र उम्मीद उनके पूर्वज थे, और यह रसायन संस्थान था। वह अपने गुरु या वरिष्ठ भाई को इसमें नहीं घसीट सकता था। विनीत कपूर हंसा। पूर्वज को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वह पहले ही एकांत में चले गए हैं। यह मामला महावृद्ध द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम उनसे बात करने आ सकते हो। गौरव कपूर का भाव थोड़ा बदल गया। ये समय बहुत सुविधाजनक लग रहा था। फिर भी वह जानता था कि विनीत कपूर पूर्वज के एकांत में जाने जैसी किसी बात के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके लिए सच्चाई की पुष्टि करना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तुम्हारे बाद, विनीत कपूर बिना किसी डर के बोला। समूह जल्दी से रसायन संस्थान के मुख्य हॉल में पहुंचा। सामान्य तौर पर ज्वलंत रसायन राज इस हॉल की अध्यक्षता करते थे, लेकिन आज महावृद्ध उनके स्थान पर मामलों को संभाल रहे थे। शिष्यों के समूह को अंदर आते हुए देखकर महावृद्ध ने पूछा, आप सभी मुख्य हॉल में क्यों आए हैं? महावृद्ध को सूचित करते हुए, मामला इस प्रकार है। विनीत कपूर आगे बढ़ा और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ समझाया। सुनने के बाद महावृद्ध ने गौरव कपूर की ओर मुड़ा और कहा, गौरव, इस मामले में तुम गलत हो। तुम अब रसायन संस्थान के शिष्य नहीं हो। जिन संसाधनों का तुम पहले एक सदस्य के रूप में आनंद लेते थे वे अब तुम्हारे नहीं हैं। ये प्रमुख द्वारा निर्धारित एक नियम है। गौरव कपूर मूर्ख नहीं था। जैसे ही उसने ये सुना, वह सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ गया। उसके पूर्वज ने उसे छोड़ दिया था, अन्यथा वह उससे बच नहीं रहे होते। एक हारे हुए भाव के साथ उसने हाथ जोड़े और कहा, समझ गया। बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और रसायन संस्थान से चला गया। विनीत कपूर और अन्य लोग जल्द ही उसके पीछे चले गए। विनीत कपूर के बगल में बैठे चापलूसों में से एक ने पूछा, वरिष्ठ भाई विनीत, क्या हमें उस आदमी को सबक सिखाना चाहिए? जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उसे मुसीबत देना पसंद करेंगे। हमें बस खबर फैलानी है। जैसे ही वह बोला, विनीत कपूर की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। गुरुदेव, मुझे पीना है। जिस पल गौरव कपूर अनेक मार्ग संस्थान लौटा, वह सीधे रोहित के पास शराब मांगने गया। रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपनी भंडारण पोटली से एक घड़ा निकाला और उसे सौंप दिया। ये लो। धन्यवाद गुरुदेव। गौरव कपूर ने घड़े को गले लगाया और चला गया। अपने शिष्य की पीठ को देखते हुए रोहित बुदबुदाया, लगता है मेरे छोटे शिष्य के दिल में कुछ है। खैर, हर शिष्य का अपना भाग्य होता है। जब वह तैयार होगा वह मुझसे बात करने आएगा। अगले कुछ दिनों में गौरव कपूर लगभग हर दिन रोहित से शराब मांगने आया। जो 3 दिनों में एक घड़ा से शुरू हुआ था वह हर दिन एक घड़ा में बदल गया। अगर कश्यप ने पहाड़ से नीचे जाने से पहले रोहित के लिए 1000 घड़े जमा नहीं किए होते तो रोहित के पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। महीने बीत गए और गौरव कपूर स्पष्ट रूप से एक मंदी में और डूब गया। अपने शिष्य को ऐसा देखकर रोहित ने सोचा कि अब दिल से बात करने का समय है। गौरव कपूर चाहे कितना भी आलसी क्यों न हो, वह फिर भी रोहित का शिष्य था। इसके विपरीत कश्यप को पहाड़ से नीचे गए केवल 6 महीने हुए थे और वह पहले ही साधना आधार के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। यह अकेले रोहित को 60 साल की अतिरिक्त साधना दे चुका था। अब रोहित की साधना का समय 90 साल तक पहुंच गया था। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तव में अब कितना मजबूत हूं। रोहित ने खुद से बुदबुदाया। लड़ाई में अपनी ताकत का परीक्षण करने की इच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को छोड़ दिया। एक दूसरे लोक से आए व्यक्ति के रूप में सावधानी महत्वपूर्ण थी। वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। जब मेरे पास कुछ 100 शायद 1000 साल की शक्ति होगी, तब मैं देखूंगा कि इस दुनिया में क्या है। उस दोपहर के भोजन के दौरान रोहित ने उदास होकर पीते हुए गौरव कपूर को देखा और कहा, दयानंद, तुम्हें क्या हुआ है? पहले वाला गर्वित युवा कहाँ है?
गौरव कपूर ने एक कड़वी मुस्कान दी। गुरुदेव, कृपया मेरा मजाक न बनाएं। मैं अब एक बेघर असफल व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। अगर आपने मुझे नहीं लिया होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है। तुम अपने गुरु को ये क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ? रोहित ने पूछा। गौरव कपूर ने कुछ नहीं छिपाया। शायद ये बहुत देर तक दबा हुआ था, उसने जो कुछ भी शिकायतें झेली थी सब कुछ बाहर निकाल दिया। बस यही। रोहित ने उसे देखा, शब्द होकर। गुरुदेव, क्या ये पर्याप्त दयनीय नहीं है? गौरव कपूर ने दुखी होकर जवाब दिया। रोहित हंसा। तुम्हें लगता है कि ये दयनीय है? तुम्हारे वरिष्ठ भाई की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। गौरव कपूर रुका। इस पर विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि रोहित सही कह रहा था। कश्यप की तुलना में, जिसने अपनी सारी साधना खो दी थी और जिज्ञासा गुरुकुल से निकाल दिया गया था, उसने केवल कुछ असफलताएं झेली थीं। गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। वरिष्ठ भाई की तुलना में जो मैंने सहा है वह कुछ भी नहीं है। रोहित ने कहा। अच्छा, जब तक तुमने ये समझ लिया है, अब से खुद को शराब में डुबाना बंद करो। कुछ करने के लिए ढूंढो। गौरव कपूर ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। रोहित ने उसके कंधे पर थपथपाया। इस दुनिया में कोई बेकार लोग नहीं होते, केवल वे होते हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, चीजों पर सोचो, फिर मेरे पास आओ। ठीक है। गौरव कपूर ने सिर हिलाया। दोपहर के भोजन के बाद उसने खुद को संभाला और गंभीरता से विचार करने के लिए अपने आंगन में लौट आया कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। अल्पविराम। मेघराज दलदल में दो आकृतियां, एक काले और एक सफेद रंग में, एक सत्य नियति क्षेत्र के राक्षस जानवर को मारने के लिए एक साथ काम कर रही थीं। दोनों ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला हुआ था, कोई उनकी असली पहचान नहीं जानता था। लेकिन दूर से उन्हें देखने वाले साधक तुरंत उनसे बचते थे, क्योंकि ये दोनों मेघराज दलदल के कुख्यात काले और सफेद राक्षस थे। पुरुष काला वस्त्रों वाला संहार का देवता था जो महीनों से गायब हो गया था। उसके बगल में खड़ी महिला उसकी धर्म संगिनी, सफेद वस्त्रों वाली असुरानी थी। ये जोड़ी इतनी भयानक थी कि वे एक 5 व्यक्ति सत्य नियति क्षेत्र की साहसिक टीम को आसानी से खत्म कर सकते थे। मेघराज दलदल में जब तक कोई स्वर्ग मूल क्षेत्र के साधक हस्तक्षेप नहीं करते, कोई भी काले और सफेद राक्षसों को रोक नहीं सकता था। सौभाग्य से स्वर्ग मूल के साधक आमतौर पर उन क्षेत्रों में नहीं आते थे जहां वे अक्सर आते थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि कश्यप और मीना थे। पिछले आधे साल में मीना की साधना तेजी से आगे बढ़ी थी। वह अब साधना आधार के 9वें स्तर पर थी और अपने शिखर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं थी। कश्यप ने सर्प राक्षस को मारने के बाद उसने कुशलता से जानवर को संसाधित करना शुरू कर दिया। मीना ने पास में खोज की और जल्द ही खुशी से पुकारा, वरिष्ठ भाई, ये काला जल रहस्यमयी सर्प गहन अमावस घास के एक डंठल की रखवाली कर रहा था और इसमें पहले ही फल लग चुके हैं। कश्यप ने उस पर नजर डाली। कई साफ सुथरे फल पहले ही बन चुके थे। उनके दिखने से वे पिछले कुछ दिनों में पके थे। हम भाग्यशाली हैं। गहन अमावस घास 100 साल बाद फूलती है और 300 साल बाद फल देती है। साधना आधार के साधकों के लिए एक फल एक छोटा क्षेत्र तोड़ सकता है। यहाँ तक कि सत्य नियति के साधक भी एक बड़ा बढ़ावा प्राप्त कर सकते हैं। वह सर्प मध्य सत्य नियति क्षेत्र का था और इन 5 के साथ वह देर के चरण तक पहुंच सकता था। मीना मुस्कुराए, तो अगर हम इन्हें खाते हैं तो क्या हम दोनों सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं? तुम्हारे पास एक जन्मजात शीतल यिंग शरीर है। तुम लगभग निश्चित रूप से प्रवेश करोगी और शायद एक पवित्र शरीर को भी जगा सकती हो। अगर वह नहीं तो कम से कम एक शाही शरीर। कश्यप ने जोड़ा, लेकिन मैं सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्हें नहीं लूंगा। बस साधना आधार का 9वां स्तर। क्यों? कश्यप ने कहा, मैं एक बाधा पर आ गया हूं। मैं गुरुदेव से इसके बारे में पूछने और अनेक मार्ग संस्थान में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूं। मीना ने सिर हिलाया और उससे आगे सवाल नहीं किया। कश्यप ने सर्प का खून फैला दिया और उसके सिर को एक पेड़ पर लटका दिया ताकि अन्य जानवर दूर रहें। 7 दिन बाद गहन अमावस फल पक गए। मीना ने सभी 5 को तोड़ लिया, लेकिन पौधे को बिना छुए छोड़ दिया। हालांकि कुछ जानवर गंध से आकर्षित हुए, उन्होंने सर्प का सिर देखकर दूरी बनाए रखी। कुछ लापरवाह लोगों को कश्यप ने जल्दी से मार डाला। जहां तक परछाइयों में छिपे साधकों का सवाल था, एक बार जब उन्होंने काले और सफेद जोड़ी को देखा तो उन्होंने खुद को दिखाने की भी हिम्मत नहीं की। फलों को इकट्ठा करने के बाद वे दोनों मेघराज दलदल से चले गए और अगली शाम तक जिज्ञासा नगर लौट आए। कश्यप तुरंत जिज्ञासा गुरुकुल नहीं लौटा। उसने अपनी सामग्री को शक्ति मणि और साधना आपूर्ति के लिए बेच दिया, फिर एक सराय में लौट आया और एक गहन अमावस फल का सेवन किया।
मीना पहरा दे रही थी। अल्पविराम। अगली सुबह अनेक मार्ग संस्थान में रोहित ने एक ताज़ा और उत्साही गौरव कपूर को देखा। शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करता है। गौरव कपूर ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली और मुस्कुराया। तुमने चीजों को सुलझा लिया? हाँ, रोहित ने पूछा। अब तुम्हारी क्या योजना है? गौरव कपूर ने जवाब दिया, गुरुदेव को सूचित करते हुए, मैं आपसे खाना बनाना सीखना चाहूंगा। मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं और मुझ में कोई साधना प्रतिभा नहीं है। मैं खुशी से जीना पसंद करूंगा। रोहित को उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य इतनी लापरवाही से एक आरामदायक जीवन चुनेगा। उसने उसे एक और बार मार्गदर्शन करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, तुम प्रतिभाहीन नहीं हो, तुमने बस सही रास्ता नहीं ढूंढा है। गुरुदेव, कृपया मुझे सांत्वना न दें। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। ओह हाँ, हमारे पास आपूर्ति कम हो रही है। मैं बाहर जाकर फिर से आपूर्ति करूंगा। दिनों के विचार के बाद गौरव कपूर ने अपना चुनाव कर लिया था। अनेक मार्ग संस्थान अब उसका घर था। अपने गुरु और वरिष्ठ भाई के आसपास वह एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता था। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं तुम पर और दबाव नहीं डालूंगा। ये देखकर कि लड़के को समझाया नहीं जा सकता, रोहित ने 100 से अधिक शक्ति मणि निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। जाओ कुछ भोजन खरीदो, आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। समझ गया। गौरव कपूर ने खुशी खुशी शक्ति मणि ली और उन्हें उस भंडारण पोटली में रख दिया जो उसके वरिष्ठ भाई ने उसके लिए छोड़ी थी। एक बार जब वह चला गया तो रोहित अपने अध्ययन कक्ष में चला गया, एक यादृच्छिक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह इसमें डूब गया, वरिष्ठ शिष्य ने साधना आधार के 9वें स्तर तक प्रवेश कर लिया है। पुरस्कार 10 साल की साधना। तुम छोकरे, तुम शुरू से ही क्यों हिम्मत हार रहे हो? रोहित ने मूल रूप से इस लड़के को अधिकार का स्वाद चखाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। मुझे वास्तव में तुम्हारा वह विद्रोही रवैया पसंद था। गौरव कपूर, ये गुरु नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? गलतफहमी, गुरुदेव, ये सब एक गलतफहमी है। मैं वास्तव में एक बहुत ही सौम्य व्यक्ति हूँ। इस आदमी को इतना डरपोक देखकर कश्यप स्वाभाविक रूप से एक तरफ हट गया। भले ही गौरव कपूर को एक भालू या तेंदुए का साहस दिया गया होता, फिर भी वह अपने गुरु के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाकर आराम करो। इतना कहकर वह सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। कश्यप ने पुकारा, गुरुदेव, आपने अभी तक अपनी शक्ति मणि नहीं ली है। क्या वे तुम्हारी शक्ति मणि नहीं है? रोहित मुस्कुराते हुए वापस मुड़ा। कश्यप ने सम्मानपूर्वक कहा, गुरुदेव, अगर आप नहीं होते तो मुझे इतनी सारी शक्ति मणि नहीं मिलती। कृपया इन्हें मेरी भेंट के रूप में स्वीकार करें। गौरव कपूर ने अपने दिल में गहरी सांस ली, वे मेरी शक्ति मणि हैं। आप सब बस उन्हें मुझे वापस क्यों नहीं दे देते? रोहित ने एक विचारशील भाव प्रकट किया और लापरवाही से एक भंडारण पोटली उठा ली। चूंकि यह तुम्हारी भेंट है, मैं बस थोड़ा सा ले लूंगा। बाकी को अपनी साधना के लिए रखो। धन्यवाद, गुरुदेव। कश्यप ने पूरी तरह से अपने गुरु की बात मानी। उसकी आंखों में उसके गुरु जो कुछ भी करते थे उसके पीछे एक गहरा अर्थ था। रोहित के जाने के बाद कश्यप ने भी पत्थर की मेज से सभी भंडारण पोटलियां और छल्ले इकट्ठा कर लिए। गौरव कपूर ने अब खाली पत्थर की मेज को देखा और अंदर ही अंदर खून रोया। वह कश्यप से थोड़ा सा छोड़ने के लिए कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं की। कश्यप के गायब होने के बाद ही उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। गुरु ने अभी तक उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उसने खाली परिवेश को देखा, दांत भींचे और रात बिताने के लिए बेतरतीब ढंग से एक कमरा चुन लिया। अगली सुबह अपनी सुबह की साधना पूरी करने के बाद कश्यप बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए अपना पुरस्कार लेने के लिए अधिकार भवन गया। जब वह पहुंचा तो प्रमोद और अन्य लोग भी आ रहे थे। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अधिकार भवन का एक वृद्ध अंदर से बाहर आया। सभी प्रमुख संस्थानों के प्रमुख पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाएं। हाँ, श्रीमान। प्रतियोगिता के चैंपियन के रूप में कश्यप ने स्वाभाविक रूप से समूह का नेतृत्व किया। अधिकार भवन में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि 8 प्रमुख संस्थानों के प्रमुख, जिसमें आनंद तलवार सम्राट भी शामिल थे, पहले से ही अंदर बैठे थे। हम संस्थान प्रमुखों को प्रणाम करते हैं। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। आनंद तलवार सम्राट सबसे पहले बोले। धन्यवाद, प्रमुख। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, पुरस्कार बाहर लाओ। हाँ, श्रीमान। बहुत जल्द अधिकार भवन के कर्मचारियों ने कई बक्से बाहर लाए। अन्य शीर्ष 10 शिष्यों के पुरस्कारों के विपरीत शीर्ष 3 के सामने प्रत्येक के पास एक बड़ा सीना था।
खोलने पर प्रत्येक में कई कीमती कलाकृतियां थीं। आप तीनों में से प्रत्येक एक वस्तु को अपने पुरस्कार के रूप में चुन सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के कश्यप ने एक कीमती तलवार चुनी। प्रमोद और वज्र ने क्रमशः एक कीमती तलवार और दस्तानों की एक जोड़ी चुनी। आनंद तलवार सम्राट ने कहा, आगे आप चुन सकते हैं कि आप किस भीतरी संस्थान में शामिल होना चाहते हैं। शिष्यों को यह सुनकर स्पष्ट रूप से खुशी हुई और उन्होंने जल्दी से अपनी पसंद बना ली। लगभग किसी ने भी एक अलग संस्थान नहीं चुना। जल्द ही केवल कश्यप ने अपना फैसला नहीं लिया था। भ्रमित होकर उसने प्रमुखों को देखा और सम्मानपूर्वक पूछा, विविध धर्म मार्ग अकादमी के लिए कोई विकल्प क्यों नहीं है? कमरा तुरंत शांत हो गया। 8 संस्थान प्रमुखों सहित सभी ने अविश्वास में उसे घूरा। क्या यह आदमी तलवार के प्रति इतना जुनूनी है कि यह मूर्ख बन गया है? अभी भी यह उस जीर्ण शीर्ण विविध धर्म मार्ग अकादमी के बारे में सोच रहा है। क्या तुम मजबूत नहीं बनना चाहते? आनंद तलवार सम्राट बोले, विविध धर्म मार्ग अकादमी में कभी भी भीतरी संस्थान नहीं था, इसलिए यह एक विकल्प नहीं है। तुम 8 प्रमुख संस्थानों में से चुन सकते हो। अगर तुम इस बूढ़े आदमी के दिव्य आत्मा संस्थान में शामिल होते हो तो मैं तुम्हें एक पंजीकृत शिष्य के रूप में लेने और एक मुख्य शिष्य का इलाज देने को तैयार हूँ। जब तक तुम स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुँचते हो, मैं औपचारिक रूप से तुम्हें अपना व्यक्तिगत शिष्य मानूंगा और तुम्हें अपने जीवन का सारा ज्ञान दे दूंगा। जब उन्होंने बात पूरी की तो वहां मौजूद लोगों के भाव अलग अलग थे। प्रमोद और अन्य ने कश्यप को ईर्ष्या और जलन के मिश्रण के साथ देखा। इस आदमी को दिव्य आत्मा संस्थान के प्रमुख की नजर क्यों लगी? अगर वह सच में शामिल हो जाता है तो हमारे बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। लेकिन अन्य संस्थान प्रमुख खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी असंतोष व्यक्त किया। आनंद तलवार सम्राट, तुम गंदा खेल खेल रहे हो, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो। कश्यप, अगर तुम मेरे शस्त्र निर्माण संस्थान में शामिल होने को तैयार हो तो हम तुम्हारे लिए एक कस्टम आध्यात्मिक तलवार बना सकते हैं। तुम सीधे मेरे अधीन एक मुख्य शिष्य के रूप में प्रवेश करोगे। 8 संस्थान प्रमुखों को कश्यप पर हाथापाई करते देखकर अन्य 9 बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्य दंग रह गए। उनके दिमाग में एक सामूहिक विचार आया, वरिष्ठों, क्या हमें सच में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया था? दिल दुखाने के लिए नहीं। प्रमुखों की आवाजें शांत होने में थोड़ा समय लगा। वे सभी प्रतिष्ठा वाले लोग थे और इस तरह की सभा में यह मुट्ठियों पर शब्दों की लड़ाई थी। सभी की आंखें कश्यप की ओर मुड़ गईं, ये देखने के लिए कि वह क्या चुनाव करेगा। कश्यप ने वृद्धों को प्रणाम किया। आपकी तरह तरह की पेशकशों के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। लेकिन कश्यप जीवन भर विविध धर्म मार्ग अकादमी में ही रहेगा। फिर से सन्नाटा छा गया। अधिकार भवन एक स्थिर तस्वीर में बदल गया। सभी ने अविश्वास में कश्यप को घूरा। आनंद तलवार सम्राट सबसे पहले होश में आए और कहा, हमें एक कारण दो। कश्यप ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, वरिष्ठ को सूचित करते हुए, इस शिष्य के लिए गुरुदेव एक दूसरे माता पिता की तरह हैं। मेरे गुरु के बिना आज कोई कश्यप नहीं होता। अगर मैं सिर्फ इसलिए विविध धर्म मार्ग अकादमी को छोड़ देता क्योंकि मैंने बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता जीती है तो यह अनैतिक होगा। जिज्ञासा गुरुकुल स्वर्ग, पृथ्वी, शासक और गुरु के प्रति श्रद्धा पर जोर देता है। निष्ठा और श्रद्धा हर शिष्य की नींव हैं। भले ही संस्थान प्रमुख इस स्पष्टीकरण से असंतुष्ट थे, लेकिन उनमें से कोई भी कश्यप को अन्यथा मजबूर नहीं कर सकता था। आखिरकार कोई भी एक अनैतिक शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। क्या होगा अगर वह भविष्य में तुम्हें धोखा दे दे? आनंद तलवार सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत खूब, लेकिन मुझे पूछने दो, क्या ये तुम्हारा अपना फैसला था या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? वरिष्ठ को सूचित करते हुए, यह मेरा अपना फैसला था। मैंने इस पर अपने गुरु से चर्चा नहीं की। कश्यप ने ईमानदारी से जवाब दिया। चूंकि तुमने अपना चुनाव कर लिया है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का मतलब है कि तुम्हें केवल बाहरी संप्रदाय के संसाधन मिलेंगे। सुनिश्चित करो कि तुम ये समझते हो। आनंद तलवार सम्राट रुके, फिर जोड़ा, बेशक तुम अभी भी वापस जाकर अपने गुरु से बात कर सकते हो। हम तुम्हें पुनर्विचार करने के लिए 1 महीना देंगे। कश्यप ने शिष्टाचार के साथ जवाब दिया, आपकी तरह तरह की पेशकश के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन एक बार जब मैं फैसला कर लेता हूं तो मैं उस पर वापस नहीं जाता। हालांकि संस्थान प्रमुख उसके शब्दों से अप्रसन्न थे, उनमें से किसी ने भी अपना गुस्सा एक शिष्य पर निकालने का इरादा नहीं किया। आनंद तलवार सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब जब आप सभी ने अपने पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं तो अपने अपने संस्थानों में लौट जाओ। हम चलते हैं। सभी ने 8 संस्थान प्रमुखों की ओर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़े। कश्यप जैसे ही अधिकार भवन से बाहर निकला, प्रमोद ने उसका रास्ता रोक दिया। एक भ्रमित भाव के साथ उसने पूछा, क्या बात है?
प्रमोद ने अहंकार के साथ कहा, कश्यप, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिरोगे। अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हो। हम्फ। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकी और जाने के लिए मुड़ गया। वज्र और अन्य लोगों ने कश्यप को एक संक्षिप्त नजर दी, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन अंततः जल्दी से चले गए। जिस क्षण कश्यप ने विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का चुनाव किया, वे अब एक ही दुनिया में नहीं रहते थे। भीड़ में केवल वीर ही खुश था। आज उसका मूड एक पेंडुलम की तरह झूल रहा था, लेकिन अंत में चीजें अच्छी रहीं। उसने भीतरी संप्रदाय में प्रवेश कर लिया और कश्यप अब उसके पैरों के नीचे कुचला जाएगा। कश्यप ने प्रमोद के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे विविध धर्म मार्ग अकादमी की ओर चला गया। क्या तुमने सुना? कश्यप ने वास्तव में भीतरी संस्थान में शामिल होने से इनकार कर दिया और विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का चुनाव किया। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे। वह विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने के लिए पागल हो गया होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये खबर सीधे अधिकार भवन से आई है। कश्यप द्वारा 8 संस्थान प्रमुखों को अस्वीकार करने के बाद कहा जाता है कि उन सभी के चेहरे काले पड़ गए। कश्यप बहुत अहंकारी है। जिज्ञासा गुरुकुल में, चाहे भीतरी हो या बाहरी प्रांगण, कश्यप के भीतरी संस्थान को अस्वीकार करने की खबर पहले ही हर जगह फैल चुकी थी, खासकर शस्त्रागार के शिष्यों के बीच, जो बस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन जल्द ही हर कोई गुप्त रूप से खुश था। कश्यप जैसे राक्षस के साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा न करने से ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। जब मीना ने खबर सुनी तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वरिष्ठ भाई कश्यप ऐसा फैसला क्यों लेंगे। क्या वह अभी भी गुरु रोहित से नाराज हैं? लेकिन वरिष्ठ भाई कश्यप खुले दिमाग वाले थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगते थे जो द्वेष रखता हो। बार बार सोचने के बाद उसने आखिरकार वरिष्ठ भाई कश्यप को ढूंढने और यह समझने के लिए विविध धर्म मार्ग अकादमी जाने का फैसला किया कि उन्होंने वह चुनाव क्यों किया। थोड़ी देर बाद मीना अपनी तलवार पर अनेक मार्ग संस्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंची। प्रवेश करने से पहले ही उसने वरिष्ठ भाई कश्यप की आवाज सुनी। दयानंद, इस तरह तुम खाल नहीं निकालते। तुम ऐसे जानवर के मांस को फाड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम एक ऐसा व्यंजन नहीं बना पाएंगे जो दिखने, महक और स्वाद में सही हो। मीना दंग रह गई। वरिष्ठ भाई सच में खाना बना रहे थे। क्या वह नहीं जानते थे कि एक सज्जन व्यक्ति को रसोई से दूर रहना चाहिए? वह संस्थान में चली गई और उसने वरिष्ठ भाई कश्यप और उस गौरव कपूर नामक आदमी को एक हिरण की खाल निकालते हुए देखा। वरिष्ठ भाई, जब कश्यप ने मीना की आवाज सुनी तो उसने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा और मुस्कुराया। कनिष्ठ बहन मीना, तुम सही समय पर आए हो। हमने आज एक वातमृग खरीदा है, तुम्हारे लिए दावत होगी। वातमृग एक प्रकार का राक्षस जानवर था जो अपने स्वादिष्ट मांस के लिए जाना जाता था। हालांकि यह केवल साधना आधार क्षेत्र में था, यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और खतरे की एक तेज समझ रखता था। एक जीवित वातमृग को पकड़ना आसान नहीं था, जिसने उन्हें उसी स्तर के अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक महंगा बना दिया था। वरिष्ठ भाई, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीना ने अपनी आवाज धीमी कर ली। जरूर। कश्यप ने जो कुछ कर रहा था उसे नीचे रखा और गौरव कपूर की ओर मुड़ा। दयानंद, क्या तुम्हें याद है कि मैंने अभी अभी तुम्हें क्या सिखाया था? बस थोड़ा सा। गौरव कपूर को अनेक मार्ग संस्थान में अब 5 दिन हो गए थे। शुरुआत में वह बहुत सतर्क था। हर दिन वह या तो अपने भागने की योजना बना रहा था या अपने गुरु और वरिष्ठ भाई से बच रहा था। लेकिन उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद न तो गुरु और न ही वरिष्ठ भाई ने शक्ति मणि के मामले का उल्लेख किया था। भोजन के दौरान मदद करने के अलावा उसे कुछ और करने के लिए नहीं कहा गया, और किसी ने उसे हर दिन साधना करने के लिए भी मजबूर नहीं किया। गौरव कपूर स्वभाव से एक आलसी था और जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरता था वह साधना थी। अनेक मार्ग संस्थान ने उसे साधना करने के लिए मजबूर नहीं किया, यह एकदम सही था। इसके अलावा समय बिताने के लिए बहुत सारी दिलचस्प किताबें थीं। एक बार जब वह गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह संस्थान छोड़ने और एक लापरवाह जीवन जीने के लिए कह सकता था। इस तरह से सोचने पर अनेक मार्ग संस्थान में आना आखिरकार एक बुरा विकल्प नहीं था। आखिरकार ज्वलंत रसायन राज उसके पूर्वज थे और बाहरी प्रांगण में नंबर 1 व्यक्ति उसका वरिष्ठ भाई था। कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? कश्यप मीना को एक शांत कोने में ले गया। कनिष्ठ बहन मीना, तुम मुझसे किस बारे में बात करने आए हो? वरिष्ठ भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मीना ने बात करते समय कश्यप को ध्यान से देखा। उसके उज्ज्वल और जीवंत भाव को देखकर उसने जारी रखा, आपने भीतरी संस्थान में शामिल क्यों नहीं हुए? कश्यप मुस्कुराया और जवाब दिया, अरे वह
मुझे बस लगता है कि अनेक मार्ग संस्थान में रहने से मैं मजबूत बनूंगा, इसलिए मैंने संस्थान प्रमुखों के निमंत्रणों को ठुकरा दिया। सच में, मीना को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि गुरु रोहित के पास कोई साधना भी नहीं है। कश्यप ने उस पर थोड़ी भौहें से कुड़ी। वह जानता था कि यह आम गलतफहमी थी जो लोगों को उसके गुरु के बारे में थी। कनिष्ठ बहन मीना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाहरी लोगों ने नहीं देखा कि गुरु वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम भी अनेक मार्ग संस्थान में शामिल हो सकती हो। गुरु के मार्गदर्शन में मैं गारंटी देता हूं कि तुम 1 साल के भीतर सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंच जाओगी। मीना शांत हो गई। वह कश्यप को मनाने आई थी, लेकिन किसी तरह ये कश्यप के उसे मनाने में बदल गया था। आपकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लेकिन मैं अभी शस्त्रागार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ तो बस मुझे बता देना और मैं गुरु से तुम्हें लेने के लिए कहूंगा। कश्यप ने इसे गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में गुरु के पास शिष्यों को लेने के लिए निश्चित रूप से मानक थे, कोई भी शामिल हो सकता था। गौरव कपूर एक चलती फिरती दवा की बोतल थी, लेकिन वह ज्वलंत रसायन राज द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था। ठीक है, मीना जानती थी कि वरिष्ठ भाई अभी सलाह नहीं सुनेंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मन बदलने के लिए एक अलग तरीका आजमाना होगा। चलो चलते हैं, मुझे खाना बनाने में मदद करो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना रहा हूँ। कश्यप ने मीना के साथ छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके गुरु के शब्दों में, लोग लोहे हैं, भोजन स्टील है, खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीना भी देखना चाहती थी कि वरिष्ठ भाई का दैनिक जीवन कैसा था। एक पल बाद उसने एक अजीब दृश्य देखा। अनेक मार्ग संस्थान के 3 सदस्य, गुरु और शिष्य, सभी रसोई में खाना बना रहे थे। अगर यह बात बाहर निकल गई तो क्या यह एक हंसी का पात्र नहीं होगा? मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई के लिए इस रहस्य को रखूंगी। कुछ समय बाद एक सुगंधित सुगंध पूरे आंगन में फैल गई, यहाँ तक कि मीना जैसी शांत भी इसे सूंघने पर अपनी लार को गुप्त रूप से निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। कश्यप और गौरव कपूर एक के बाद एक व्यंजन मेज पर लाए। बहुत जल्द एक पूर्ण हिरण की दावत मेज को ढक दिया। गौरव कपूर ने अपने हाथों को रगड़ा। गुरुदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका खाना जिज्ञासा नगर के पवन पैलेस में आध्यात्मिक शेफ से भी बेहतर होगा। कश्यप ने जोड़ा, बेशक, गुरुदेव का खाना मेरे जीवन में देखा गया सबसे अच्छा है। रोहित हंसा। तुम दोनों बाहरी लोगों के सामने मेरी चापलूसी करना बंद कर सकते हो। ये तो बस कुछ है जिसे मैं खाली समय में करता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसने मेज पर बैठी मीना पर एक नजर डाली। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, ये छोटी लड़की स्पष्ट रूप से कश्यप, उसके सबसे बड़े शिष्य के प्रति आसक्त थी। लेकिन ऐसा लगता था कि उसके शिष्य को अभी तक उसकी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। एक गुरु के रूप में वह जोड़ी बनाने वाला नहीं था। क्या वे दोनों एक साथ होंगे, यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर था। जब रोहित ने उसे देखा तो मीना ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। रोहित के बैठने के बाद उसने कहा, चलो खाते हैं। हाँ, कश्यप और गौरव कपूर ने जवाब दिया और मेज पर बैठ गए। तीनों को शुरू करते हुए देखकर मीना ने एक हिरण का मांस का टुकड़ा उठाया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, उसका पूरा शरीर जम गया। ये बहुत स्वादिष्ट था। एक नश्वर व्यक्ति कैसे कुछ इतना स्वादिष्ट पका सकता है? और यह सिर्फ साधारण भोजन नहीं था, ये पवन पैलेस में आध्यात्मिक भोजन का मुकाबला कर सकता था। ऐसा लगता था कि यह गुरु रोहित उतना बेकार नहीं था जितना बाहरी दुनिया दावा करती थी। 1 घंटे बाद हर कोई भरा हुआ और संतुष्ट था। मीना ने सावधानी से पूछा, वरिष्ठ भाई कश्यप, क्या आप प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हैं? कश्यप मुस्कुराया, यही योजना है। 3 से 5 दिनों में मैं नीचे जाऊंगा। मीना ने कहा, वरिष्ठ भाई कश्यप, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? कश्यप ने सिर हिलाया, जरूर, लेकिन तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। ठीक है, मीना ने बिना सोचे समझे सहमति दी। कुछ देर बातचीत करने के बाद कश्यप ने मीना को शस्त्रागार तक पहुंचाया। विविध धर्म मार्ग अकादमी लौटकर उसने रोहित को पाया। उस समय रोहित और गौरव कपूर एक साथ ऋतु और काल पढ़ रहे थे। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? रोहित ने किताब नीचे रखी और पूछा। कश्यप ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, जब तक मैं सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। रोहित हंसा, खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें साधना में कोई समस्या आती है तो तुरंत मेरे पास वापस आ जाना। समझ गया। जवाब देने के बाद कश्यप मुड़ा और चला गया। गौरव कपूर ने कश्यप की छवि को गायब होते देखा और बुदबुदाया, गुरुदेव, अगर वरिष्ठ भाई पहाड़ से नीचे चले जाते हैं
तो क्या हम उन्हें कई सालों तक नहीं देख पाएंगे? रोहित ने कहा, इतना लंबा समय नहीं लगेगा। वह निश्चित रूप से 1 साल के भीतर सत्य नियति क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इतनी तेजी से? गौरव कपूर हैरान दिख रहा था। आखिरकार कश्यप वर्तमान में केवल साधना आधार के दूसरे स्तर पर था। बेशक, तुम भी उससे सीखना चाहते हो? रोहित ने पलटकर पूछा। गौरव कपूर ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, साधना बहुत थकाऊ है और मेरी समझ अच्छी नहीं है। मैं वरिष्ठ भाई जैसा नहीं हो सकता। मैं अपने वर्तमान जीवन से पूरी तरह से खुश हूँ। ठीक है, रोहित हंसा। अगर तुम्हें कभी भी साधना करने का मन करे तो मेरे पास आना। ठीक है। अपने गुरु को इतना खुश देखकर गौरव कपूर ने सावधानी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं थोड़ा मजे के लिए पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ?